हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन। तो इसे हम समझें, इसके पहले एक छोटा सा डेमो आपको कर दूं मैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे वाष्प दाब। तो कोई भी द्रव वाष्पीकरण होते रहता है, ये बात हमने कल सीखा। इसको मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये पानी का बॉटल है जिसे मैं ब्लू बोर्ड की सफाई करने के लिए रखा रहता हूं रोज दिन इसी कमरे में। ये सामान्य तापमान पर है, फिर भी देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद, इसमें कुछ फॉग टाइप से दिख रहा है, यही है इसका वेपर। और कुछ वेपर कंडेंस हो गए हैं और इसमें ड्रॉप में कन्वर्ट हो गए हैं, बूंद बन गए हैं। तो ये है हमारा, किसी भी द्रव में वाष्पीकरण की प्रोसेस हमेशा होती रहती है। वो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ज़्यादा होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वेपोराइजेशन होती रहती है। ये देखिए, ये है हमारा वेपर। इसको हम ढक दिए हैं तो हम वेपर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर इसका जो वेपर प्रेशर इसी पानी के ऊपर लग रहा है, तो ये इसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। राउल्स ने कहा है कि जितने ज़्यादा वेपर होंगे उतने ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। अगर इस वाटर में हम इस चॉक को यदि अभी घोल देते हैं, कोई अवाष्पशील विलेय के रूप में चॉक को इसमें हम घोल देंगे, तो यहाँ पर वेपर कम बनेंगे, कम दिखाई देगा, वाष्प दाब भी कम लगेगा। तो ये है एक हमारा आसान और समझ में आने वाला एक एग्जाम्पल। दिख रहा होगा आपको आसानी से, है कि नहीं? तो ये इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। चलिए हम आपको वापस आज की क्लास में लेकर के आते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो द्रवों को जब आपस में किसी भी रेशियो में मिलाते हैं तो हम उसमें 3 प्रकार के विलयन प्राप्त करते हैं। ये जो 3 प्रकार है, ये किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग? उसमें केवल वेपर प्रेशर के आधार पर वर्गीकरण हम इसको करेंगे। वेपर प्रेशर कितना होगा? तो जब दो द्रव को आपस में हम मिलाते हैं किसी भी रेशियो में, तो वहाँ पर हम देखते हैं यदि उन दोनों द्रवों को मिलाने पर टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है और उसमें एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता है और सारे के सारे राउल्ट के नियम पूरी तरह से उसमें फॉलो होते हैं, वो तो ऐसे विलयन हमारा आदर्श विलयन कहलाता है। देखिए, ये देखिए, कोई 2 लिक्विड लेते हैं हम, कोई भी 2 द्रव ले लिए, ए और बी। अब उन दोनों को हमको मिक्स करके एक विलयन बनाना है। देखिए, लिक्विड ए में ऐसा लिए हैं कि लिक्विड ए में ए और ए के बीच कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, बी में भी बी और बी जितने उसके अणु हैं उनके बीच भी कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, कुछ न कुछ आकर्षण बल होगा। अब ये दोनों ऐसे विलयन को लिया गया है जिनमें ए के बीच का आकर्षण बल जितना है लगभग उतना ही बी और बी के बीच का भी आकर्षण बल उतना ही है। तो जब ऐसे 2 द्रव को हम मिलाते हैं जिनके अणुओं के बीच का अट्रैक्शन फोर्स लगभग समान होता है, तो उसको जब मिक्स करते हैं तो हमको पूरी तरह से समांगी मिश्रण मिलेगा और ए और बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ही मिलता है जितना ए बी में है, बी ए में है, बी बी में है और ए बी में है। तो उनके बीच का डिस्टेंस उतना ही है। ए और ए जितने दूरी पर बंधे हुए हैं, बी और बी जितने डिस्टेंस पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ए और बी के बीच के डिस्टेंस भी उतना ही है। तो इस केस में हमको आयतन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। कहने का मतलब क्या हुआ? यदि इसका हम 10 ml लेते हैं और इसका हम यदि 20 ml लेते हैं,
तो दोनों को मिलाने पर कुल आयतन कितना मिलना चाहिए हमको? 30 ml, और 30 ml ही मिलता है। अगर वही अट्रैक्शन फोर्स ए बी के बीच की बॉन्ड लेंथ यदि उतना ही है जितना बॉन्ड लेंथ बी और बी के बीच में है लगभग, और ए के बीच की बॉन्ड लेंथ जितना है उतना ही ए और बी के बीच में है, तो वॉल्यूम उतना होगा जितना इन दोनों को जोड़ने से होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम चेंज बाय मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब मिक्स करने पर आयतन परिवर्तन शून्य आया। आयतन परिवर्तन शून्य का मतलब दोनों को मिलाने पर जोड़ने से जितना होता है उतना ही आयतन हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी तरह से दूसरी चीज का हम यहाँ पर आकलन करेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग। यदि दोनों द्रवों को मिलाते हैं और विलयन बनाते हैं तो कुल ऊष्मा परिवर्तन कितना होगा? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी मतलब ऊष्मा परिवर्तन हमको दर्शाता है। तो ये भी अगर हमको 0 प्राप्त होता है या होना चाहिए, तो कैसे में 0 प्राप्त होगा? अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा कि ए और ए के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बी और बी के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तब जाकर के ए और बी का बॉन्डिंग होगा। तो ए बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना ऊर्जा हम खर्च करते हैं, बी और बी के बॉन्ड को तोड़ने में जितना ऊर्जा हम खर्च करते हैं, यदि ए बी के बॉन्डिंग होने से उतनी ऊर्जा रिलीज हो जाती है, उतनी ऊर्जा लिबरेट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ऊष्मा परिवर्तन शून्य हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको 10 जूल ऊर्जा लगानी पड़ी ए और ए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और यहाँ पर मान लो हमको 30 जूल ऊर्जा लगी बी और बी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और यदि हमारा ए बी बॉन्ड बनता है तो हमको 40 जूल ऊर्जा मुक्त होता है या उतनी ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा में परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ, ऊष्मा में परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। 10 और 30 40 जूल इसको तोड़ने में लगा था और 40 जूल फिर से वो मुक्त हो गया। तो ऐसी केस में हम लोग डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो अब तीसरा केस हम लोग देखते हैं। अब वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके कुछ वेपर यहाँ पे बने हुए हैं जिसको इस तरह से दर्शाया गया है। वेपर इस तरह से बने हुए हैं जिसको हम डार्क कर दिए हैं। अब दोनों को यहाँ पर मिला देते हैं तो समांगी मिश्रण बनता है और दोनों के वेपर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो वेपर होता है उसके द्वारा नीचे में जो वेपर प्रेशर लगाया जाता है वह प्रेशर किसके बराबर है? वही होता है जो राउल्ट के नियम के आधार पर हमने सीखा है। पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, पी बी बराबर हमको मिलता है पी बी नॉट एक्स बी। यहाँ पर पी ए नॉट एक्स ए प्रेशर लगता है, यहाँ पर पी बी नॉट एक्स बी का प्रेशर लगता है, और यहाँ पर दोनों का सम हो जाता है, दोनों का के योगफल के बराबर प्रेशर प्राप्त होता है। तो यदि ऐसा कोई विलयन हमको मिलता है तो ये हमारा सारा वही डेटा निकल के आ रहा है जो कि राउल्ट के नियम के आधार पर हम पढ़े हैं। और इनके मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ भी हमको इस तरीके से मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा पी ए नॉट और ये हो जाता है हमारा पी बी नॉट। तो ऐसे मिश्रण को हम कह देते हैं आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। जब वही सारा डेटा निकल के आता है जो हम राउल्ट के नियम से पढ़े हैं, अर्थात दोनों को मिलाने पर वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा, दोनों को मिलाने पर एंथैल्पी चेंज नहीं आएगा, एंथैल्पी मिक्स करने पर एंथैल्पी चेंज 0 मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इधर वाला जो होता है हमारा, ये हम बैरोमीटर से किसी का दाब मापेंगे तो जो दाब आता है उसको हम लोग इस तरह बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड प्रेशर, और ये हो जाता है हमारा कैलकुलेटेड प्रेशर। तो इन दोनों को गुणा करके कैलकुलेशन करने से जो प्रेशर निकल के आएगा वही प्रेशर बैरोमीटर से मापने पर भी मिलता है। इसी तरह से ये भी मिलता है और ये भी मिलता है। तो ये पूरी तरह से
राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं, तो इस तरह से मिश्रण को विलयन को हम कहते हैं आदर्श विलयन। तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाता है कि किसी भी ताप पर एवं किसी भी सांद्रण पर जब दो द्रव को हम मिलाते हैं तो वह राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है और आयतन परिवर्तन शून्य आता है और एंथैल्पी परिवर्तन शून्य आता है। तो ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो आदर्श विलयन बनाते हैं। देखिए, मेथिल एल्कोहल और इथिल एल्कोहल, ये हमारे किसी भी रेशियो में मिला दो ये आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इन दोनों के मिश्रण को भी हम किसी भी रेशियो में मिलाते हैं तो हमको एक आदर्श विलयन प्राप्त होता है। इसी तरह से मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड भी हमारा आदर्श विलयन बनाता है। चलिए, अब कंडीशन बदलता है। यदि दोनों द्रव को मिलाएंगी तो उनके मिक्स करने पर आयतन में कुछ परिवर्तन आ जाए, अर्थात डेल वी मिक्सिंग जो है जीरो नहीं रहेगा। इन दोनों को मिलाने पर जैसे 10 ml और 20 ml को मिलाएं तो हमको अभी 30 ml मिल रहा है, तो यदि वो 30 ml ना आए, 30 ml से कम आ जाए या ज़्यादा आ जाए, अर्थात मिक्सिंग जीरो नहीं है। इसी तरह से एंथैल्पी परिवर्तन जीरो नहीं है। परिवर्तन जीरो नहीं को बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। परिवर्तन जीरो नहीं है का मतलब है वहाँ कुछ न कुछ चेंज आ जाएगा। मिक्स करने पर एंथैल्पी अब जीरो नहीं आएगा, या तो जीरो से कम आ जाएगा कुछ नेगेटिव, या जीरो से ज़्यादा आ जाएगा कुछ पॉजिटिव वैल्यू। तब क्या होगा, और ये भी इसके बराबर नहीं होगा, ये भी इसके बराबर नहीं होगा, ये भी इसके बराबर नहीं होगा, और ग्राफ भी हमको, ये टोटल का ग्राफ है आइडियल सोल्यूशन के लिए, पी टोटल के लिए बताना भूल गए थे। चलिए ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये वाला ग्राफ भी हमको नहीं मिलता है, तो उस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अर्थात ऐसे सॉल्यूशन जो किसी भी ताप पर किसी भी सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं और उनको मिक्स करने पर वॉल्यूम में परिवर्तन आ जाता है और एंथैल्पी में परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन अब ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं और उनके कितने प्रकार के हम इसको अभी हम देखते हैं। तो यदि ये डेल वी और डेल एच का मान जीरो नहीं है तो जाहिर सी बात है या तो जीरो से कम होगा या तो जीरो से ज़्यादा होगा। तो इसी आधार पर हमको अनादर्श विलयन दो प्रकार के मिलते हैं। चलिए देखते हैं इसको। अनादर्श विलयन का पहला प्रकार जिसमें हमें वॉल्यूम में चेंज धनात्मक दिखाई दे, शून्य से बड़ा आ जाए, 1 2 3 कुछ है, उसका वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव हो जाए, एंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव दिखाई दे, धनात्मक आ जाए, ठीक है। और ये जो इन दोनों के प्रेशर से ये वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाए, इन दोनों वाले इधर वाले कैलकुलेटेड प्रेशर से ये मेजर्ड प्रेशर ज़्यादा हो जाए और टोटल प्रेशर का मान इन दोनों के योगफल से ज़्यादा आता है, हर चीज़ पॉजिटिव हो जाता है, हर चीज़ बढ़ जाए, तब उसको हम कहते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। एक नया टर्म आया विचलन, डेविएशन। विचलन मतलब रास्ते से भटक जाने, कुछ नियम से, कुछ कायदे से, कुछ मर्यादा से हट करके दूसरी रास्ता चुन लेना, उसको बोलते हैं विचलित हो जाना। तो यहाँ पर भी क्या है, राउल्ट के नियम और से विचलित हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे विचलन। और किस प्रकार से विचलित हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, धनात्मक विचलन दिखा रहा है, मतलब हर चीज़ बढ़ा हुआ मिल रहा है।
ऐसे केस में हमको यदि इनके बीच ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके से ग्राफ हमको मिलता है। ये है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में यदि हम ग्राफ आइडियली ऐसा होना चाहिए, आइडियली हमको ऐसा मिलता है PA0 PB0 और इस तरह से P टोटल। लेकिन धनात्मक विचलन वाले विलयन का यदि ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ इस तरह से हमको मिलता है। ये इधर बढ़ा हुआ मिलेगा, ये बढ़ा हुआ मिलेगा और ये टोटल का मान भी इस तरह से बढ़ा हुआ मिल जाता है। तो ये हमारा धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहें? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले पानी और अल्कोहल का मिश्रण, ठीक इसी तरीके से हमको मिलता है H2O और एसीटोन का मिश्रण, बेंजीन का मिश्रण। ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। कैसे? पानी और पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जब अल्कोहल और पानी को मिक्स कर देते हैं तो एक अल्कोहल से एक पानी के मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो दुर्बल हो जाता है। अल्कोहल और पानी के बीच एट्रैक्शन फोर्स दुर्बल हो जाने की वजह से, आकर्षण कमजोर हो जाने की वजह से उन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है तो उस टोटल का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमारा वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है, इसमें ये धनात्मक क्यों आया? क्योंकि जब दोनों द्रव को मिलाते हैं तो ए और ए के बीच का बॉन्ड लेंथ जितना है, जितना अट्रैक्शन फोर्स है, बी और बी के बीच की जितना बॉन्ड लेंथ है या अट्रैक्शन फोर्स है, उससे अट्रैक्शन इनमें कमी आ जाता है। और अट्रैक्शन में कमी आने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है। तो अब इन दोनों से ज़्यादा दूर पर आ गए, अभी ए और बी दूर दूर हो गए, इनके बीच में कोई आकर्षण नहीं रह गया, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई चाहत नहीं है, एक दूसरे से दूर दूरी बना लिए। तो दूरी बना लेने से हमारा इसका आयतन बढ़ गया। तो रीजन इसका जानना जरूरी है कि क्यों ये धनात्मक हुआ। अब उसके बाद देखते हैं डेल एच मिक्सिंग का मान शून्य से ज़्यादा क्यों आने लगा, अर्थात डेल्टा एच धनात्मक कब होता है? जब उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जरा यहाँ पर सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। रीजन जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या है कैसा है वो तो समझना आसान है, लेकिन उसके रीजन को समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर डेल एच मिक्सिंग 0 से ज़्यादा कब होता है, इसको समझते हैं। देखिए इस दोनों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको जितनी ऊर्जा लगानी पड़ी, इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करना पड़ा, उतने ऊर्जा में ए बी का नया बॉन्डिंग नहीं बन पाया। तो एटमॉस्फेयर से उसको उष्मा शोषित करना पड़ा। तो यहाँ पर उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है और एटमॉस्फेयर से उष्मा शोषित करते हैं, तब ए बी बॉन्डिंग होता है। तो पहले क्या था, आइडियल सोल्यूशन में जितना बॉन्डिंग को तोड़ने में एनर्जी खर्च करते हैं उतना ही यहाँ पर मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसको बनाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, इन दोनों के टूटने से जितनी ऊर्जा हम वहाँ पर वो अवशोषित कर रहे हैं, उतनी ऊर्जा से ए बी नहीं बन रहा है। तो एटमॉस्फेयर से और उष्मा उसको चाहिए रहता है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाता है और हमको डेल एच मिक्सिंग करने पर डेल एच का मान पॉजिटिव आने लगता है। इसको एक दूसरे एंथैल्पी की इक्वेशन से भी मैं आपको समझा देता हूँ। डेल एच इक्वल टू हम लोग पढ़ रखे हैं डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। देखिए डेल परिवर्तन यहाँ पर पॉजिटिव है। इस इक्वेशन में देखिए आयतन में जो परिवर्तन है ये हमारा पॉजिटिव है, ये धनात्मक हो गया, ये बढ़ गया। और चूंकि एनर्जी चेंज कुछ नहीं हो रहा है, क्यों?
क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर में कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी चेंज जीरो है। तो ये जब जीरो है और ये पॉजिटिव हो गया तो डेल एच भी पॉजिटिव हो जाता है। आइडियल केस, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये भी जीरो ये भी जीरो, डेल भी जीरो हो जाता है, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो डेल एच का मान वहाँ पे जीरो मिलता है। अब तीसरी बात को हमको समझना है कि ये प्रेशर जो है वो धनात्मक क्यों हो जाता है, ये बढ़ क्यों जाता है। देखिए यहाँ पर अब इसको और इसको जब मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको मिला देने पर जो फाइनल विलयन बनता है उसके लिए प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। आइडियल कंडीशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन में जितना प्रेशर होता है उससे ज़्यादा मिलता है। क्यों, जरा समझिए इसको। तो जहाँ जहाँ पर भी माना, इसको हम बी मान लेते हैं, ये बी माना है, बी के नीचे में ए आएगा और ए के नीचे में बी आएगा। जहाँ जहाँ पर भी ए के नीचे में बी आएगा और बी के नीचे में ए आएगा तो ये इसको अब उतना अट्रैक्शन से खींचेगा नहीं, तो यहाँ तो बी के ऊपर वाला ए आसानी से उड़ने लगेगा और ए के ऊपर वाला बी आसानी से उड़ने लगेगा। जहाँ जहाँ पर ए के नीचे में ए है वो तो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे इसमें था, बी के नीचे में बी है तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे इसमें था। लेकिन जहाँ पर ए वाले परत के नीचे में बी वाले अणु आ जाएंगे तो चूंकि इनके बीच तो दूरियां बढ़ गई हैं, उनमें जम नहीं रहे हैं, एक दूसरे में चाहत है नहीं, तो क्या करेगा, ऊपर में बी है नीचे में ए है, छोड़ देगा, जा मुझे ना अब याद आ करके, तो वो आसानी से उड़ने लगेगा, ज़्यादा वेपर बनने लगेगा। इसी तरह से बी के नीचे में ए है तो ए बी को भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो भी ज़्यादा उड़ने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ वेपर ज़्यादा बनने लगते हैं और ज़्यादा वेपर बनने की वजह से वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हर का वैल्यू बढ़ा हुआ मिलता है, उसका रीजन हम समझ गए क्यों। धनात्मक विचलन में सब चीज़ धनात्मक रहता है, सब चीज़ बढ़ जाता है। तो ये हो गया धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के उदाहरण, परिभाषा और इनके धनात्मक होने का कारण सहित सारी जानकारी। अब देखते हैं हम लोग ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के बारे में। ये देखिए अनादर्श विलयन के केस नंबर 2, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, जिसके लिए डेल भी मिक्सिंग शून्य से कम आएगा अर्थात ऋणावेशित मान आएगा, डेल एच मिक्सिंग जीरो से कम रहेगा अर्थात ऋणावेशित रहेगा, इसका मान इससे कम रहेगा, इसका मान इससे कम रहेगा, टोटल भी आदर्श विलयन वाले से कम हो जाता है। और उसका ग्राफ खींचेंगे तो ये है, देखिए ये आइडियल कंडीशन में इस तरह से आना चाहिए हमको, तो ये पी ए का ग्राफ नीचे आ जाता है, पी बी का ग्राफ भी नीचे आ जाता है, पी टोटल का ग्राफ भी नीचे आ जाता है। ये है अनादर्श विलयन का डेटा। अब हम इसका रीजन आपको बताते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्यों होता है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि मिक्सिंग करने पर वॉल्यूम घट क्यों जाता है, टोटल वॉल्यूम आइडियल की तुलना में घट क्यों जाता है। अर्थात 10 ml यदि हम ए का लेते हैं, 20 ml यदि बी का लेते हैं, तो अब ये 30 ml नहीं रहेगा। देखिए इसके पहले के मैं आपको बताना भूल गया था, धनात्मक विचलन में इन दोनों को जब मिलाते हैं तो 30 ml से वो ज़्यादा हो जाता है, वो 32 या 33 ml हो जाता है। ठीक है, अब इसमें इसके लिए उसको अब बताते हैं कि ये जब 10 ml है और ये जब 20 ml है तो ऋणात्मक विचलन में अब ये 30 ml ना होकर के 27 या 28 ml हो जाता है। बहुत ज़्यादा का मतलब प्लस और माइनस नहीं होता, हमारे आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन वो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं तो साइंटिफिकली उसमें कम या ज़्यादा आता है। तो धनात्मक विचलन में 10 और 20 ml को मिलाते हैं तो वो 30 से थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पर ऋणात्मक विचलन में 10 और 20 ml को मिलाते हैं तो वो 28 ml या 29 ml हो जाता है। क्यों, इसका मान नेगेटिव क्यों हुआ, ये एक्चुअल होना चाहिए था, 30 से कम क्यों हुआ। अब देखते हैं उसका रीजन। उसका रीजन ये है कि ए और ए के बीच जो एट्रैक्शन फोर्स था
बी और बी के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था, अब ए और बी के बीच उसके अट्रैक्शन फोर्स कुछ ज़्यादा ही हो गया। ए और बी दोनों को जब मिला दिया गया तो ये कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए, इनके बीच चाहत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। इन दोनों के बॉन्ड लेंथ से इसका बॉन्ड लेंथ कम हो गया। ए और बी दोनों एक दूसरे के ज़्यादा, पहले ए दूर में थे, बी और बी भी दूर में थे, जब ए और बी को एक साथ मिलाया गया तो दोनों एक दूसरे के पास आ गए। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया, बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। तो बॉन्ड लेंथ जब छोटा हो गया तो वॉल्यूम उसका कम हो जाता है। तो मिक्सिंग करने पर वॉल्यूम जो है वो आइडियल वॉल्यूम से कम हो जाता है, इसका रीजन ये है। अब दूसरा देखते हैं, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव क्यों आता है? एंथैल्पी चेंज नेगेटिव क्यों आता है? एंथैल्पी चेंज नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा हम यहाँ खर्च किए हैं, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा हम खर्च किए हैं, उतने ऊर्जा से कम ऊर्जा में ए बी का बॉन्ड बन जा रहा है। जब अभिकारकों के पास उपलब्ध ऊर्जा प्रोडक्ट बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा से ज़्यादा होता है तो वह बची हुई ऊर्जा रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाता है, उससे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर वही होता है। इन दोनों से मान लो हमको यहाँ 10 जूल ऊर्जा तोड़ने में लगा, 20-30 जूल ऊर्जा इसके तोड़ने में लगा, टोटल 40 जूल ऊर्जा हम खर्च किए हैं और ए पी के बॉन्डिंग होने में अब 30 जूल ऊर्जा ही मुक्त हो रहा है, या 30 जूल ऊर्जा ही जरूरत पड़ रहा है। प्रोडक्ट को बनने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो दोनों के ऊर्जा से कम है, तो बची हुई ऊर्जा जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल एच हमेशा नेगेटिव होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में नेगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमको क्या देंगे? ऋणात्मक विचलन वाले विलयन बनाएंगे। तो इससे भी हम समझ सकते हैं इसको, यहाँ से भी देख लीजिए, देखिए ये तो जीरो है ही ऑलरेडी, यहाँ पर डेल भी नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाने से डेल एच भी नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके दोनों नेगेटिव होने का रीजन हम समझ गए। अब देखते हैं ये जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल कंडीशन के वेपर प्रेशर से कम क्यों हो जाता है। अब जरा इसको समझते हैं। देखिए अब क्या हुआ, ए और ए के बीच बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, उनके बीच अट्रैक्शन जितना है, बी और बी के बीच अट्रैक्शन जितना है, उससे ए बी के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया है, बॉन्ड लेंथ कम हो गया है। तो यदि हम यहाँ पर बी के नीचे में कोई ए आ जाए और ए के नीचे में कोई बी आ जाए तो ए और बी एक दूसरे की चाहत बढ़ गया है, एक दूसरे के प्रेम बढ़ गया है, तो वो छोड़ के जाने नहीं देंगे, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते। तो अब इसको उड़ने नहीं देगा, तो उड़ने नहीं देगा तो वेपर कम बनेंगी, और वेपर कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर कम लगेगा। तो ए और बी के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर वेपर कम बनता है, और वेपर कम बनने की वजह से वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें सब नेगेटिव हो जाता है और उसमें सब के सब पॉजिटिव हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पानी के साथ जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड को यदि मिलाओगे तो सब के सब हमको ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन देते हैं। H2O प्लस HCl, H2O प्लस HNO3, HCl और HNO3। H2O और H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, HCl HCl के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जब H2O में HCl को मिला देते हैं तो H2O और HCl के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा ही प्रबल हो जाता है। HCl H2O को छोड़ नहीं सकता, चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन बनाते हैं। तो इसी तरीके का इन सभी में होता है। तो इस तरह से हमको 3 प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। विलयन के सतह के ऊपर लगने वाला वाष्प दाब के आधार पर यदि हम बोलेंगे तो पहला होता है आदर्श विलयन, वो एक ही प्रकार का होगा,
और अनादर्श विलयन के दो प्रकार, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो तीनों प्रकार के विलयन को हम लोगों ने डिटेल से समझा, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, कारण सहित अच्छे से समझाया गया है। दोनों में अंतर पूछा जाता है, आप लोग याद कर लो। गुड लक।